Hi folks, so in this video I'm going to cover a company from the NBFC space, that is Capri Global Capital. ठीक है, Capri Global Capital is a diversified NBFC. उसका मतलब क्या, दे आर इनटू MSME लेंडिंग करता है, लैग हो गया, लोन अगेंस्ट गोल्ड, गोल्ड लोन जो बोलते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में होम लोन हो गया, फिर आपका कंस्ट्रक्शन वाले सेगमेंट में भी एक होलसेल बुक है उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस. सो इनका अगर देखूँ तो AUM का साइज़ जो है दैट इज़ अराउंड 22,800 करोड़ के आसपास. ये स्पेसिफिकली देखूँ तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंट है. एंड उनका पूरा जो AUM है उसमें से 82% स्पेसिफिकली देखूँ तो वो रिटेल वाले सेट में, मतलब हम जैसे कस्टमर्स को लेंडिंग करता है. एंड जो रिमेनिंग 18% है दैट इज़ इनटू होलसेल. होलसेल होता है आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हो गए, बड़े बड़े एवरेज उसका टिकट साइज वुड भी 200 करोड़, 300 करोड़, वो बड़े बड़े लोन्स होता है. एवरेज टिकट साइज वुड बी सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू जो नॉर्मल हम जैसे कस्टमर जो रिटेल होता है. तो 82% उनका रिटेल वाला है एंड 18% रिमेनिंग इज होलसेल वाला. तो उनका गाइडेंस भी यही है कि 80-20 का रेशियो ही मेंटेन होगा, तो ये ठीक है. एंड वहाँ पे अगर देखूँ तो, और उनका अगर देखूँ तो डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ, तो रेट एट विच दे गिव आउट लोन्स, ठीक है, तो मतलब कितना लोन बांटा है ये क्वार्टर, तो दैट ग्रो 41% वाई. तो AUM का ग्रोथ आया 46%, डिसबर्समेंट का ग्रोथ आया 41%. तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है. 40-45% के आसपास का AUM का ग्रोथ, वो पहले भी 50% के आसपास लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अराउंड 45-50-55% के आसपास. एंड उनका एसेट क्वालिटी भी मेंटेन है एंड उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है. उसका मतलब पैट का ग्रोथ, जो बॉटम लाइन है उनका ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू यार टॉप लाइन, ठीक है, AUM ग्रोथ. तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो 49% और पैट का ग्रोथ था 115%. तो ऐसा कंपनी कर क्या रहा है जिससे उनका अगर देखूँ तो पैट में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहा है, ठीक है. तो उनका अगर देखो तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो होता है, तो बेसिकली आपका जो कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है आपके, आप देखो ब्रांचेस नए ऐड करने हो गए, आपको नए एम्प्लॉयज़ हायर करना है, फिर जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो कॉस्ट हो गया डिवाइडेड बाय आपका जो इनकम. तो पहले उनका अगर देखूँ तो लास्ट क्वार्टर अगर YOY देख लूँ तो इट वॉज 70%. 70% का मतलब अगर आप 10 रुपया कमा रहे हो तो 7 रुपीज़ वॉज योर एक्सपेंस, ठीक है, कॉस्ट लग रहा था आपको. एंड कंपेयर टू नाउ इट इज़ जस्ट अराउंड 54 रुपीज़, मतलब 5.4 समझ लो. अगर 10 रुपये कमा रहा है तो 5.4 ओनली वॉज द एक्सपेंस, ठीक है. तो अगर ये कम हो गया तो आपका ROE नंबर वुड बूस्ट अप आपका जो. और उनका अगर प्रोडक्ट मिक्स भी देखो तो AUM में से अगर उनका MSME वाला सेगमेंट देखो दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 23% ऑफ द बुक. गोल्ड लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू 35%. तो लास्ट अब 1-2 साल के मतलब पहले उनका MSME वाला वॉज द मेजोरिटी ऑफ द बुक. नाउ सिग्निफिकेंटली वो लोग ने अभी कंटिन्यूसली गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है वो बहुत वो था ही नहीं, वो इंट्रोड्यूस किया एंड नाउ इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अराउंड 35%. तो मेन ग्रोथ वहाँ पे गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में आ रहा है जहाँ पे उनको यील्ड भी ज़्यादा मिल रहा है. यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच केपरी विल लेंड टू द NBFC, कोई भी NBFC विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है. तो यील्ड अगर ज़्यादा है तो आपका ओवरऑल यील्ड भी बढ़ेगा. एंड वहाँ पे अगर स्पेसिफिकली गोल्ड लोन वाला ग्रोथ देखो तो दैट वॉज 134% के आसपास का. स्पेसिफिकली गोल्ड वाला सेगमेंट जो है दैट ग्रू. दूसरे और सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, दैट इज 23% ऑफ द बुक. एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 18%, ठीक है. तीन मेन सेगमेंट है इन द रिटेल वाले, MSME, गोल्ड लोन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट. तो वहाँ पे तीनों में अच्छे यील्ड है, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड अफोर्डेबल वो वहाँ पे स्केल अप कर रहे हैं. MSME पे उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है. कंस्ट्रक्शन में भी 18% ग्रोथ एंड वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है. तो स्पेसिफिकली अगर देखो MSME का ग्रोथ था 2%, गोल्ड लोन 135% से ग्रो हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग 24-25% से ग्रो हुआ. अब देखो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी बहुत टेलविंड्स है, ऑल द कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, फिर आधार हाउसिंग, आवास, तो ये सब कंपनियाँ कंसिस्टेंटली 20-25-30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में भी अराउंड ग्रोथ था 58%. तो ये हो गया उनका इंडिविजुअल सेगमेंट का ग्रोथ. उनके और भी थोड़े सेगमेंट्स हैं जहाँ पे उनको फीस मिलता है, ठीक है, मतलब नॉन नॉन इंटरेस्ट इनकम जो बोलते हैं. नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था अराउंड 49%. नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 32% ऑफ द टोटल इनकम. उसमें क्या आ गया, उनका इंश्योरेंस वाला भी बेचता है, इंश्योरेंस बेचते हैं कस्टमर्स को. फिर को लेंडिंग करता है. को लेंडिंग में क्या होता है, बेसिकली बैंक्स एंड NBFC टुगेदर
दे कंट्रीब्यूट टू द लोन अमाउंट, एंड वहाँ पे NBFC विल लुक आफ्टर द आपका जो कलेक्शन के देखेगा, सब देखेगा। तो अगर कस्टमर को अगर 10 रुपया लोन देना है, उसमें से 2 रुपीज़ NBFC विल कंट्रीब्यूट, मतलब केपरी ग्लोबल, एंड दूसरा जो 8 रुपीज़ है दैट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय अनदर बैंक, कोई भी ले लो बड़े बैंक्स में से। तो वो को लेंडिंग वाला सेगमेंट में आ गया। फिर आप उसमें से अगर इंटरेस्ट में से जो भी EMI कलेक्ट हो गया, उसमें 20% जो होगा दैट वुड बी विद द NBFC, 80% जो होगा that would be with the bank, and bank also pay them fees, ठीक है, to manage the collection and all, सब बैंक करेगा। जो NBFCs will manage all the collection, उसके लिए बैंक will pay the fees, बट वो लोन बुक का जो अमाउंट है 80% विल बी जो शो अप होगा वो बैंक के उसमें होगा, बैंक के बुक में, एंड जो 20% होगा वो NBFC के। तो ये एक बेटर रिस्क मैनेजिंग टेक्निक है, इससे उनका ROE भी इम्प्रूव होता है, ROE एक्रेटिव है। एंड उनका कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी सेगमेंट है उसमें क्या है, बेसिकली दे एक्ट एज ए एजेंट, ठीक है। तो दे जस्ट गिव अ लीड टू द बैंक, फिर बैंक ही सब देखेगा वो कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देखना है, उसका क्वालिटी देखेगा। खाली केपरी ग्लोबल को खाली करना है कि क्या, कि एक कस्टमर ढूंढ के देना है एंड गिव द लीड टू द बैंक, ठीक है। तो वहाँ से इनकम आता है। 3 से सोर्स है, को लेंडिंग, कार लोन वाला फीस से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड दूसरा हो गया आपका इंश्योरेंस वाला सेगमेंट। इंश्योरेंस वाला रिसेंटली लॉन्च हुआ था। फिर अभी उनका देख लेते हैं GNPA, एसेट क्वालिटी एंड एसेट क्वालिटी देख ले, GNPA एंड NPA। GNPA वॉज 1.5, लास्ट क्वार्टर 1.7 था, NNPA 0.9 था, लास्ट क्वार्टर 1% था, इम्प्रूव हुआ। तो ये भी अच्छा है। यही कंपनियाँ मतलब जो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से इनको कोई भी प्रॉब्लम उतना फेस हुआ नहीं, जो हम देख रहे थे NBFC में जो माइक्रो फाइनेंस में थोड़े प्रॉब्लम हो गए, MSME में भी थोड़ा ग्रे एरिया जो होता है वहाँ पे भी कंपनीज में लाइक 5 स्टार बिजनेस हो गया, उन्होंने गाइडेंस कम कर डाला था, तो उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। कलेक्शन एफिशिएंसीज थोड़े ड्रॉप हो गए थे सिमिलर कंपनीज के, तो वो एक प्रॉब्लम था, बट इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। तो वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो लोग ने टेक पे बहुत काम किया है। वो जब लोन देते हैं तो देयर आर वेरियस क्रेडिट क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये सब हमको मतलब मेजॉरिटी जानना नहीं, हमको देखना है ग्रोथ क्या है, ROE का नंबर क्या है, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर क्या है, ठीक है। ROA का नंबर अगर देखो, ROA रिटर्न ऑन एसेट्स दैट वाज एट 3.6%, लास्ट क्वार्टर वाज 2.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ROE का नंबर 16.9 हो गया, वाज इज 12.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप वाज 4%, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ROE एंड द रिटर्न रेशियोज एज वेल, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि उनका जो गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है वहाँ पे उनको यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, वो सिक्योर्ड है, तो उनका 100% बुक सिक्योर्ड है, तो एसेट क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं। उनका गाइडेंस भी था कि बाय FY28 उनको 30,000 करोड़ पहुंचना था AUM, एंड उनका ROE का नंबर उन्होंने बोला था 15% प्लस होगा फॉर फुल ईयर, ठीक है, फॉर FY28, ठीक है। वो गाइडेंस उन्होंने बढ़ा के अभी दे आर टारगेटिंग 50,000 करोड़ ऑफ AUM बाय FY28 एंड ROE ऑफ 16 to 18%। तो दोनों साइड उन्होंने गाइडेंस इम्प्रूव किए। एक तो AUM का ग्रोथ भी जो ग्रोथ आ रहा था, अगर देखूँ तो 20 to 25% का AUM ग्रोथ आ रहा था ऑन अ CAGR बेसिस, 20 to 25% CAGR आ रहा था ऑन द AUM ग्रोथ। अभी उन्होंने कर लिया 30% का CAGR, ठीक है। तो ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ा है, एंड वो कर भी रहा है 46% के आसपास। तो ये दोनों साइड से उनको, तो दिस टेल्स दैट कि भाई कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर उनका अगर देखूँ तो यील्ड, तो रेट एट विद दे लेंड टू द कस्टमर्स, ठीक है, तो वो हो गया 17.3% वर्सेज 16.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यील्ड इंप्रूव हो गया, तो स्प्रेड भी इंप्रूव होगा। यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बोलना है, दैट इज इक्वल टू स्प्रेड, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़े बढ़े, बट जो रेट से यील्ड बढ़े वो रेट से कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं बढ़े, तो इसलिए स्प्रेड भी इंप्रूव है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स वाज एट 9.5 वर्सेज 9.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो स्प्रेड बचता है दैट वाज एट 7.8 वर्सेज 7.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। निम्स हो गया, निम्स ऑल्सो स्टैंड एट 8.8 वर्सेज 8.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ एवरी पैरामीटर, ठीक है, सबका डायरेक्शन अभी तो ऊपर ही जा रहा है। को लेंडिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 17.8% ऑफ द AUM वर्सेज 12% YOY। तो जितना ज़्यादा को लेंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा उनको ROE भी मिलेगा, क्योंकि उनका रिस्क, एक तो रिस्क भी मैनेज होता है एंड ROE एक्रेटिव भी होता है। तो उनके ब्रांचेस भी देखो तो दे हैव अराउंड 1111 ब्रांचेस एज ऑफ Q4 एंडेड of FY25 वर्सेज 935 YOY देखो तो
गोल्ड लोन के स्पेसिफिकली देखूँ तो दे हैव 803 ब्रांचेस फॉर गोल्ड लोन, एंड जो रिमेनिंग है एमएसएमई के लिए दैट इज अराउंड 308 ब्रांचेस। कलेक्शन एफिशिएंसी स्टैंडर्ड अराउंड 99%, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला है कि उनका यील्ड एंड स्प्रेड आगे जाके और इंक्रीज होगा एज द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ हाउसिंग लोन एंड गोल्ड लोन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंटली अभी भी इंक्रीज हो रहा है, तो आगे जाके और इम्प्रूवमेंट आ सकता है। फिर दे वांट टू कीप द कंस्ट्रक्शन वाला जो सेगमेंट है उनका जो होलसेल वाला, वो दैट वुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि होलसेल में रिस्क भी होता है। अगर एक भी डिफॉल्ट हो गया कस्टमर तो आपका पूरा बॉटम लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोविजन बहुत मतलब 200 करोड़ का अगर ये लोन अमाउंट है, ठीक है, और एक कस्टमर पे कॉन्सेंट्रेटेड है आपका, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूरे P&L स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम हो गया, बॉटम लाइन में प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड वो अभी साउथ में भी ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर माइक्रो लैब, ठीक है। माइक्रो लैब क्या होता है? माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे वो सिक्योर्ड है, ठीक है। एंड वो एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट अमाउंट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, मतलब घर के अगेंस्ट ही आपको देते हैं लोन, जो भी आपको बिजनेस करने के लिए एमएसएमई जो भी करना है धंधे के लिए, तो दैट वुड बी उनका यील्ड जो है दैट इज अराउंड 18% के आसपास, तो सिक्योर्ड भी है एंड यील्ड भी इतना 18-20% के आसपास का यील्ड मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि भाई एक तो यील्ड भी मिल रहा है एंड सिक्योर्ड भी है, तो मतलब अगर कस्टमर भाग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड ऑल्सो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी वो एक्सपांड कर रहे हैं। इन स्पेसिफिकली देखो तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे न्यू ब्रांचेज ऐड कर रहे हैं गोल्ड लोन के लिए भी। दे आर स्पेसिफिकली देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये 3-4 जगह में ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉर अ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। अभी रेटिंग भी अगर इम्प्रूव होगा तो उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी आगे जाके कम हो जाए, तो एक जगह उनका यील्ड ऊपर जा रहा है, एक जगह कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो भी नीचे आएगा, क्योंकि अभी तो रेपो रेट कट्स भी हो रहे हैं। एंड दूसरा, अगर उनको रेटिंग अपग्रेड भी मिल गया तो दैट वुड बेनिफिट देम अ लॉट, ठीक है। तो स्प्रेड तो और इम्प्रूव हो जाएगा, स्प्रेड निम जो बोलना है वो आगे जाके और इम्प्रूव हो सकता है। करंटली उनका अगर देखूँ तो ROE का नंबर है दैट इज अराउंड 16% दिस क्वार्टर का, एंड दे वांट टू बी अराउंड 16 to 18% फॉर फुल ईयर ऑफ FY25, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। पहले गाइडेंस था 15% प्लस करेगा भाई, FY27 था, सॉरी, मैंने जो आपको पहले बोला था गाइडेंस वो दैट वाज फॉर FY27, दैट वाज 20-25% ऑफ AUM ग्रोथ, 30,000 करोड़ पहुंचना था, एंड ROE 15% प्लस बाय FY27, दैट हैज नाउ इंक्रीज टू AUM size of 50,000 crores, that would be growth of around 27 to 30%, एंड ROE का नंबर 16 to 18% बाय FY28, ठीक है। तो ये अच्छा है। फिर उनका लेवरेज देखूँ तो करेंटली दे स्टैंडर्ड अराउंड 3.5, 3.4, 3.5 टाइम्स लेवरेज है, ठीक है उनका। वो बोल रहे हैं कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इक्विटी रेज भी करने वाले हैं, तो टेम्पररी अगर जब भी इक्विटी रेज होता है तो ROE क्या होता है बेसिकली, आपका जो पैट होएगा डिवाइडेड बाय आपका जो शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर नेटवर्थ जो बोलना है, ठीक है। तो जब भी इक्विटी रेज होता है कंपनी में तो टेम्पररीली ROE का नंबर इट विल ड्रॉप ऑफ, ठीक है, क्योंकि नेटवर्थ आपका सडनली बढ़ जाएगा, बट आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज तो होएगा बट नॉट एट अ रेट एट विच जो इक्विटी बढ़ा है, ठीक है। तो टेम्परली वो ड्रॉप होएगा, बट वो अराउंड अभी कितना अराउंड 16% का है, दैट वुड सडनली ड्रॉप टू जितना होगा, अगर ज़्यादा रेस कर रहा है तो ज़्यादा ड्रॉप होएगा, तो दैट वुड आई थिंक कम डाउन टू अराउंड 12-10% के आसपास, बट इट विल ग्रेजुअली अगेन इंक्रीज जब भी वो रेस करने वाला। दे आर गोइंग टू रेज इन दिस FY26 में रेस करेगा, फंड रेज इन FY 2000 करोड़ के आसपास का रेस करने वाला है। तो ये हो गया केपरी ग्लोबल, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, ग्रोथ इज गुड, द गाइडेंस इज ऑल्सो गुड, एंड वो एंड दे आर द मैनेजमेंट इज ऑल्सो वॉकिंग द टॉक फ्रॉम द लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से, मतलब जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ उनका ग्रोथ अच्छा ही आ रहा है, 50% के आसपास का आराम से ग्रोथ आ रहा है, 40-45-50% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। और एक कंपनी है दैट इज पूना वाला फिनकॉप, ठीक है। पूना वाला फिनकॉप का भी AUM तो ग्रोथ हो रहा है, बट उनका बॉटम लाइन में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, उनका प्रोविजन बहुत बता दिए उन्होंने सडनली लास्ट Q2 में बताया थे आई गेस। फिर अभी तक मतलब उनका ROE का नंबर भी मतलब इट इज़ सबड्यूड, वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, एंड वो लोग को भी और वो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है, ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा। दिस कंपनी इज वेरी लुकिंग ग्रेट। अभी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्वार्टर अभी पैसा डाल लेने का, मतलब वी हैव टू ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, ठीक है। जैसे जैसे परफॉर्म करता है वी हैव टू बिल्ड अप द इंक्रीमेंटल पोजिशन, ठीक है। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।